जब से केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना करने को लेकर फैसला किया है, तब से लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि जिस प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला और बेरोजगार, उसी प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर बड़ा फैसला क्यों ले लिया। कैबिनेट बैठक में जातीय जनगणना फैसला लेने के बाद जहां लालू यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना को लेकर क्रेडिट लेने के लिए उतावले हैं और मानकर चल रहे हैं कि आगामी लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन, सबको इस जाति जनगणना से लाभ होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है रोशन झा और आपने देखना शुरू कर दिया है डेली बिहार। जाति जनगणना तय हो चुका है। केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है कि उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना करवानी है। विपक्षी दल में जश्न मन रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह फैसला केंद्र की मोदी सरकार ने रातों रात लिया है। अगर केंद्र की मोदी सरकार जाति जनगणना करवाने को तैयार थी, तो जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के तमाम सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के नेताओं ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना पर कुछ भी स्पष्ट रुख क्यों नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय नीतीश कुमार सहित बिहार के तमाम बड़े नेताओं से यह क्यों कहा कि देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना करवाना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो बिहार सरकार अपने स्तर पर जाति गणना करवा सकती है। फिर जब बिहार सरकार जाति गणना करवाने का फैसला लेती है, तो पहले हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं क्यों दर्ज करवाई जाती है और विरोधी दल के नेताओं के द्वारा बीजेपी पर यह आरोप क्यों लगाया जाता है कि केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की बीजेपी नहीं चाहती है कि जाति जनगणना हो, इसीलिए अपने समर्थकों को कहकर जाति जनगणना के खिलाफ केस दर्ज करवा रही है। हालांकि बिहार में जो जाति गणना का फैसला लिया गया था, वह सर्वसम्मति से लिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे थे और विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मिलने के लिए समय मांगा था और 24 घंटे के अंदर ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को जाति गणना के मामले में मिलने के लिए बुला लिया था। इसके बाद बिहार में जाति गणना की जाती है, रिपोर्ट भी जारी कर दिया जाता है और वह सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। लेकिन इस वीडियो में हम उस कास्ट सेंसस की बात नहीं करने आए हैं और ना ही मंडल कमीशन की बात करने आए हैं, जिस मंडल कमीशन के बारे में लालू यादव हो या तमाम विपक्षी दल के नेता हो, सब के सब एक ही राग अलापते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या केंद्र की मोदी सरकार मंडल कमीशन को आधार बनाकर जातीय जनगणना करवाने जा रही है? क्या मोदी सरकार ओबीसी और ओबीसी से नीचे जितनी भी जातियां हैं, उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर राजनीति में भागीदारी हो, सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का मामला हो, क्या केंद्र की मोदी सरकार सब कुछ निर्णय ले चुकी है? तो जान लीजिए कि साल 2014 में सत्ता पर बैठने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने अब तक जितने फैसले किए हैं, उन सब में से सबसे बड़ा फैसला साल 2029 लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रहा है। जी हां, नोट करके रख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर बड़ा फैसला लिया था, अगर आपको लग रहा है कि कश्मीर में धारा 370 खत्म करके देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला लिया था, और अगर आपको लग रहा है कि कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगाकर देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा फैसला ले लिया, और अगर आपको लग रहा है
कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और तमाम बड़े फैसले जो केंद्र की मोदी सरकार ने ले लिया है और वे बड़े फैसले हैं, तो रुक जाइए। इस जातीय जनगणना के बाद केंद्र की मोदी सरकार जो फैसले लेने जा रही है, उस फैसले का असर न सिर्फ अगले 100 साल बल्कि आप कह सकते हैं कि अगले 500 साल तक देखने को मिलेगा। सवाल उठता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जातीय जनगणना करने का फैसला क्यों ले लिया। तो पहले यह जान लीजिए कि भारत में अब तक कब कब जातीय जनगणना की जा चुकी है। स्वतंत्र भारत में अब तक मात्र एक बार जातीय जनगणना की गई है। साल 2011 में केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना करवाने का फैसला लिया था। उससे पहले 1931 तक अंग्रेजों के द्वारा 7 बार जातीय जनगणना करवाया गया था। स्वतंत्र भारत में संविधान लागू होने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जातीय जनगणना करवाने से इनकार कर दिया था और उनका कहना था कि जातियों के नाम पर हम ऐसे ही लड़ रहे हैं और जातीय जनगणना से यह जो दूरियां हैं वह कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। साल 2011 में जब मनमोहन सिंह सरकार ने जनगणना करवाने का फैसला लिया, लेकिन उसके रिपोर्ट को आज तक जारी नहीं किया गया। कहा जाता है कि कुछ टेक्निकल खामियां थी जिसके कारण सरकार को इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं था कि यह जानकारियां सही है या गलत। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि साल 2011 में किए गए जातीय जनगणना के अनुसार भारत में कुल 46 लाख से अधिक जातियां हैं। जी हां, भारत में कुल 46 लाख से अधिक जातियां हैं। अर्थात जब 2011 में जनगणना कर्मचारी लोगों के घर घर पहुंचे और उन्होंने उनसे जाति पूछी तो जिसे जो मन आया उसने लिखा दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र की मोदी सरकार का कहना है कि देखिए, साल 1931 में जब अंतिम बार जातीय जनगणना करवाई गई थी तो उस समय लगभग 4000 जातियां थी भारत में। इसमें जातियां और उपजातियां भी शामिल है। हम जातीय जनगणना करवाने से पहले जातिवार सूची बनाएंगे, उपजाति की सूची बनाएंगे और यह डिजिटल फॉर्मेट में किया जाएगा। उसके बाद जातियों की लिस्ट जनगणना कर्मचारियों को दी जाएगी और वे घर घर पहुंचकर लोगों से उनकी जाति पूछेंगे। आसान भाषा में कहा जाए तो अगर बिहार के मिथिला समाज के लोगों को अपनी जाति दर्ज करवानी होगी तो वे मैथिल ब्राह्मण के रूप में अपना नाम नहीं दर्ज करवाएंगे, उन्हें ब्राह्मणों की सूची में ही नाम दर्ज करवाना होगा। तो कुल मिलाकर पहली बात क्लियर हो चुकी है कि केंद्र सरकार जिन जाति और जिन उपजातियों को लिस्टेड करेगी उसी में आपको अपना नाम दर्ज करवाना होगा। आगे बढ़ते हैं। साल 2011 में जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण का भी फैसला लिया गया था और आधार बनाया गया था कि जिस किसी भी आदमी के पास एक कमरा है, वह भी कच्ची दीवार वाली, तो उसे गरीब माना जाएगा। तो कुल मिलाकर साल 2011 में जो नियम एवं शर्तें बनाई गई थी उसके अनुसार यह तय किया गया था कि अगर किसी भी आदमी के पास एक कमरे का रूम है, वह भी कच्चा घर है, तो उसे बीपीएल अर्थात गरीब वंचित माना जाएगा। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया केंद्र की मोदी सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर जल्दीबाजी में फैसला नहीं लिया है। यह फैसला परिसीमन आयोग को ध्यान में रखकर, जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उसको ध्यान में रखकर और महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। याद कीजिए कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन दिया गया है और जब तक गिनती नहीं होगी 33% का रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नए परिसीमन आयोग का गठन भी होना है। वर्तमान समय में एक लोकसभा में 15 से 20 लाख मतदाता हैं जिन्हें कम कर छोटे छोटे लोकसभा सीट का परिसीमन बनाया जाएगा।
उसी तरह विधानसभा में भी छोटे छोटे विधानसभा सीट बनाए जाएंगे ताकि लोगों को उचित भागीदारी मिल सके। अब सवाल उठता है कि इस जातीय जनगणना पर कितने रुपये खर्च होने वाले हैं। तो एक लगभग आंकड़ा है कि जातीय जनगणना करवाने के दौरान 14,000 करोड़ से अधिक रुपये खर्च हो सकते हैं और इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार एक विधेयक ला सकती है। अमूमन आप कह सकते हैं एक आदमी पर 100 रुपये खर्च होने की उम्मीद है। अब यह भी जान लीजिए कि जातीय जनगणना कितने दिनों तक होना है और कब तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। 1 जनवरी 2026 से जातीय जनगणना का काम शुरू हो जाएगा और 1.5 से 2 साल में इसके रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। जातीय जनगणना के बारे में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर का कहना है कि देखिए, मंडल कमीशन को जब लागू किया गया था तो लालू यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो या तमाम विरोधी दल के नेता हो या सत्ता पक्ष के लोग हो, सबने इस बात को लेकर क्रेडिट लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि समाज के निम्न वर्ग या वंचित वर्ग जो हैं उन्हें अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए। उनका यह भी कहना है कि चूंकि साल 1931 के बाद हमारे पास जातीय जनगणना को लेकर कोई वाजिब डाटा नहीं था, इसीलिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल रिपोर्ट को आधार मानकर ही बिहार में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था। और कर्पूरी ठाकुर मानते थे कि आरक्षण सिर्फ जात के आधार पर नहीं होना चाहिए, गरीबी और वंचित समाज को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए और यही कारण था कि कर्पूरी ठाकुर ने वंचित समाज को आरक्षण दिया। सुरेंद्र किशोर यह भी कहते हैं कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि लालू यादव ने वंचित समाज को बोलने का अवसर दिया और लोग सीना तान कर बोलने लगे, लेकिन यह भी सच है कि गंगा में पानी बहुत बह चुका है और मंडल कमीशन के दौरान जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिला उनमें से कई ऐसे समाज हैं, कई ऐसे वर्ग हैं जो कि अब समाज में आगे आ चुके हैं और कई ऐसे समाज हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है। इसलिए अब जरूरत है कि ऐसे समाज को चयनित किया जाए, ऐसे समाज को ढूंढा जाए और उन्हें आरक्षण का लाभ देकर समाज में आगे आने का मौका दिया जाए। सुरेंद्र किशोर कहते हैं कि रोहिणी आयोग का गठन किया गया था और रोहिणी आयोग का रिपोर्ट आ चुका है और इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपको आश्चर्य लगेगा कि मंडल कमीशन के दौरान 2633 जातियों को आरक्षण दिया गया था और जिनमें से 1000 ऐसी जातियां हैं जिन्हें आज तक आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं पाया है। तो 2633 ऐसी जातियां हैं जो कि निम्न वंचित समाज है जिनका अभी तक विकास नहीं हुआ है और उनमें से 1000 ऐसी जातियां और उपजातियां हैं जिनके बच्चों को आज तक आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं है। अब मूल सवाल पर लौटते हैं कि क्या जातीय जनगणना के बाद केंद्र की मोदी सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने का मन बना रही है। तो जी हां, सूत्रों की माने तो केंद्र की मोदी सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर काम शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे सख्त नियम बनाए जा रहे हैं जिसके बाद आरक्षण का ढांचा बदल जाएगा। जी हां, रोहिणी आयोग को केंद्र की मोदी सरकार लागू करने जा रही है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अगर मान लेते हैं कि यादव समाज डेवलप हो चुका है, यादव समाज का जो वर्ग या जो जातियां या जो उपजातियां विकसित हो चुका है उन्हें ओबीसी से बाहर कर दिया जाएगा। मुसलमान समाज में पासमानदा समाज अगर पिछड़ा हुआ है तो उसे आरक्षण का लाभ दिया जाएगा और पासवान समाज की जो जातियां और जो उपजातियां, कुशवाहा समाज की जो जातियां और जो उपजातियां समाज में आगे आ चुकी है या विकसित हो चुका है उनसे भी आरक्षण का लाभ छीन लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर केंद्र की मोदी सरकार जातीय जनगणना के बाद मंडल कमीशन के आरक्षण चार्ट को पूर्ण रूप से बदलने जा रही है और मंडल आयोग को पीछे छोड़कर रोहिणी आयोग के रिपोर्ट को लागू करने जा रही है। तो आप मानकर चलिए कि भविष्य में जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद अगर आपको यह सुनने को मिले कि केंद्र की मोदी सरकार ने पासवान समाज को एससी एसटी से बाहर कर दिया है, यादव को ओबीसी से बाहर कर दिया है, तो हैरान मत होइएगा। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।